हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृतिका खुराना और आज की मेरी ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स हो, एसएससी के हो या फिर यूपीएससी के हो या फिर कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। तो सब आज का मेरा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, किसने बनाया और क्या जरूरत पड़ेगी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने की। तो मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे आरबीआई क्या करती है कि मार्केट में मनी फ्लो कंट्रोल करती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, अपने टूल्स यूज करती है अपनी, और भी जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब चीजों का यूज करके वो मार्केट में मनी कंट्रोल करती है। क्या होता है कि जब मार्केट में मनी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस है डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई तो उतनी ही है ना, लेकिन डिमांड बढ़ गई यानी कि लोगों के पास पैसा आ गया तो लोग बाहर ज्यादा जाएंगे चीजें खरीदने के लिए, वो डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसी वजह से वो कंट्रोल करने के लिए ही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया। और कभी कभी मार्केट में बहुत पैसा कम हो जाता है लोगों के पास, तो ऑब्वियस है अब सबको पैसा तो चाहिए, तो मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए फिर आरबीआई क्या करती है कि मार्केट में मनी इन्फ्यूज करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल द फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विडिटी ऑफ मनी। इन सब का मतलब सेम ही है, चाहे हम फ्लो ऑफ मनी बोले, सप्लाई ऑफ मनी बोले या लिक्विडिटी ऑफ मनी बोले। और ये किस तरीके से करती है, चलो अब हम उसके आगे और पॉइंट्स देखते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए दो टूल्स बनाए गए हैं, एक तो डायरेक्ट टूल बनाया गया है और एक इनडायरेक्ट टूल्स। अब डायरेक्ट टूल्स के भी आगे और पॉइंट्स है फर्दर, जैसे कि सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रीफाइनेंस फैसिलिटी होगी। और इनडायरेक्ट टूल्स में भी है जैसे कि रिवर्स रेट, रेपो रेट, जिसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक कहा जाता है, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये सारे टूल्स बनाए गए हैं मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। और ये किसके अंदर आते हैं, ये सब के सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि आरबीआई ने डिजाइन किया है। क्यों डिजाइन किया है, ताकि वो मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल कर सके, कि अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो उसको भी कंट्रोल कर सके, और अगर कम है तो पैसा और इन्फ्यूज करके तो कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है। कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा अमाउंट ऑफ फंड है दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई की। अब कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाते हैं और फॉरेन बैंक्स। इसमें स्पेशलाइज्ड बैंक्स जैसे कि नाबार्ड हो गया या फिर एक्सिम बैंक हो गया, ये सब नहीं इन्वॉल्व होते। इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। और जो अभी करंट में जो सीआरआर चल रही है वो है 3%। अब आप ये सोचोगे कि 3%, किसके 3%, ये तो कंफ्यूजन रहती है कि किसकी 3%। तो सीआरआर पढ़ाने से पहले मैं एक टर्म आपको क्लियर करना चाहती हूँ जिसका नाम है एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। अब ये है क्या नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि एनडीटीएल क्या है, इसका यूज कैसे और कहाँ होता है, ये मैं आपको अभी आगे जो सीआरआर पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा। देखिए, डिमांड का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट, टाइम का मतलब है टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में भी टू आ जाते हैं, रिकरिंग अकाउंट और दूसरा है फिक्स्ड अकाउंट। अब ये सारे अकाउंट्स कौन से होते हैं, कैसे कौन खुलवाता है, कौन नहीं खुलवा सकता, ये सब आपको मेरी और दूसरी वीडियोस में मिलेगा, जो कि मैं अभी आगे और पोस्ट करूंगी। और लाइबिलिटी का मतलब होता है पेमेंट। आपको लाइबिलिटी और असेट का जो मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। अब लाइबिलिटी क्या होता है कि हम पैसे डिपॉजिट कराने जाते हैं बैंक में,
तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो पैसा बैंक को हमें एक टाइम पर आकर वापस देना है, और वो पैसा जो हमने डिपॉजिट कराया हमारे लिए वो पैसा क्या है, असेट है। इसी तरीके से बैंक जो है लोन देता है हमको, तो वो जो लोन के जो पैसे है वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमको वापस देना है, और बैंक के लिए वो लोन लोन का जो पैसा है वो बैंक के लिए असेट है। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि जो चीज हमारी है और हमारे पास है या फिर किसी के भी पास है, वो हमारे लिए हमारी एसेट ही रहेगी। और अगर कोई चीज वो किसी और की है और फिर भी वो हमारे पास है, तो वो उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। आई होप आपको एसेट और लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। और एनडीटीएल का क्या इसका मतलब होता है कि टोटल ऑफ डिमांड डिपॉजिट, यहाँ डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, प्लस में टर्म डिपॉजिट, माइनस में जितने भी विड्रॉल्स होते हैं। हम लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि बैंक के पास जो बैलेंस इस टाइम है वो 2000 करोड़ है। अब बहुत सारे लोग डिपॉजिट करने भी आएंगे बैंक्स में, तो सपोज करो कि 500 करोड़ लोगों ने सारा मिलाकर डिपॉजिट हो गया। कितना, ढाई 2500 करोड़ हो गया। अब बहुत सारे लोग लोन भी लेंगे कुछ। अब ये तो है नहीं कि डिपॉजिट करा रहे हैं सिर्फ, अब बहुत सारे लोग विड्रॉल भी कराएंगे, कोई लोन लेगा। तो मान लिया हमने कि 200 करोड़ का जो हो गया टोटल विड्रॉ हो गया, तो बाकी टोटल कितना बच गया, 2300 करोड़। तो ये जो 2300 करोड़ है ये है बैंक की एनडीटीएल, जिसे हम कहते हैं नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। मैं दोबारा से बता देती हूँ। मान लो कि बैंक के पास जो है 2000 करोड़ इस टाइम पर बैलेंस है। अब सबने डिपॉजिट कराए, तो डिपॉजिट कराए तो, और इसके अलावा जो बैंक ने लोन दे रखा है उसकी भी इंटरेस्ट आई, तो वो सारा डिपॉजिट होगा बैंक में। सपोज कर लिया कि हमने 500 करोड़ एक दिन में डिपॉजिट हुआ है। अब बैंक लोन भी देगा, लोग बहुत सारे अपने पैसे को विड्रॉ भी करके जाएंगे। तो मान लिया हमने 200 करोड़ पे विड्रॉ हो गया, तो कितना बच गया, 2300 करोड़। ये जो 2300 करोड़ है ये होगी बैंक की एनडीटीएल, जिसको हम कहते हैं नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। इसकी फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और जो एनडीटीएल है ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि डेली अगर एक दिन में 500 करोड़ डिपॉजिट हुआ तो नेक्स्ट डे भी सेम होगा, नहीं। हो सकता है कभी 400 करोड़ हो, कभी 300 हो, कभी कम भी हो जाता है, तो कभी ज्यादा भी हो जाता है। इसीलिए जो बैंक की एनडीटीएल है वो डेली चेंज होती रहती है, और डेली बेसिस पे ही एनडीटीएल कैलकुलेट की जाती है। आई होप कि आपको एनडीटीएल क्या होता है अच्छे से पता लग गया होगा, कि बैंक में टोटल कितना पैसा आया उसको हम सब ऐड कर देंगे, और जो विड्रॉल हुआ जो उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो नेट बच कर आएगा वो हमारी होगी एनडीटीएल। तो अभी हम आगे फिर सीआरआर पे स्टार्ट करते हैं। अब सीआरआर क्या होता है कि वो अमाउंट है जो कि एक बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है। अब ये क्यों दे बैंक आरबीआई को, कभी कभी फ्यूचर में क्या होता है कि बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, या फिर उसका कभी कभी बैंक डूब जाते हैं, तो ये सब पैसे ही होता है जो कि लोगों को वापस दिया जाता है, इसी से ही रिकवरी की जाती है। और जो अभी करंट में जो सीआरआर चल रही है वो है 3%। ये चेंज होती रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको कभी कम ज्यादा करती रहती है अकॉर्डिंग टू की मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो ये ऐसा अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, और करंट में चल रही है 3%। इट इज मेंशन्ड इन आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 सबसेक्शन 1, और ये आरबीआई के 1934 एक्ट में मेंशन किया हुआ है, जिसका सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 है। Cash reserve ratio is the share of net demand time liability that a bank must maintain with RBI in cash. Sorry. सीआरआर क्या है कि शेयर ऑफ नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, यानी कि जो ये 3% जो कैलकुलेट की जाती है ये एनडीटीएल पे कैलकुलेट की जाती है। मान लो कि बैंक का अगर एनडीटीएल 1000 करोड़ है, तो इसका जो 3% कितना होगा, 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ क्या की जाएगी, मेंटेन की जाएगी आरबीआई के पास, वो भी कैश में। सीआरआर इज द शेयर ऑफ नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी दैट अ बैंक मस्ट मेंटेन विद आरबीआई, और वो भी किसमें, ये कैश में की जाती है, ये किसी और फॉर्म में नहीं की जाती, ना तो ये गोल्ड में की जाती है, ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ना ही किसी और वे में, सिर्फ और सिर्फ कैश में ही मेंटेन की जाती है। और सीआरआर जो है कैलकुलेट होती है डेली बेसिस पे, यानी कि रहेगी तो 3%, लेकिन एनडीएल तो एनडीटीएल तो डेली चेंज होता रहता है ना।
कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो उसी बेसिस पर जो सीआरआर है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, यानी कि सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में एप्लीकेबल है। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में या नाबार्ड में किसी और बैंक में ये एप्लीकेबल नहीं है, उनके अपने अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो इट हैज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, इसकी ना तो कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। यानी कि आरबीआई जो है इसको 3% से कभी भी 0% भी कर सकता है। चाहे तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 100% है तो ये 100% भी कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मोस्टली 3 to 4% इसी के आसपास ही रहती है, लेकिन इसकी कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट बाय आरबीआई, और आरबीआई इस पर बैंक को कोई इंटरेस्ट भी नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने आरबीआई के पास ये मेंटेन करा 30 करोड़ रुपए, तो इस पे 30 करोड़ पे आरबीआई इंटरेस्ट देगा बैंक को, नहीं। आरबीआई इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई बैंक को प्रोवाइड नहीं करता है इस पर। बैंक हैज टू गिव रिपोर्ट ऑन फोर्टनाइट बेसिस। फोर्टनाइट का मतलब होता है हर 14 दिन के बाद। बैंक को हर 14 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उनका डेली का कितना एनडीटीएल था, मतलब एक एवरेज निकाल लेते हैं वो कि इतने दिनों में उनका कितना एनडीटीएल रहा और उन्होंने कितना सीआरआर मेंटेन किया या नहीं किया। और अगर बैंक सीआरआर मेंटेन नहीं करता आरबीआई के साथ तो फिर उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। वो आरबीआई डिसाइड करता है कि उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आप बहुत बार सुनते होंगे कि एसबीआई में आरबीआई ने इतनी पेनल्टी लगा दी या फिर किसी और बैंक पे आरबीआई ने इतनी पेनल्टी लगा दी। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की टूल है, जैसे कि सीआरआर है, एसआरआर है या एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और भी बहुत सारे टूल है, तो उनको जब वो मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आरबीआई बैंक पे पेनल्टी लगाती है। और जो सीआरआर की रिपोर्ट है वो बैंक हर 14 दिन के बाद आरबीआई को प्रोवाइड करता है, यानी कि ट्वाइस इन अ मंथ। आई होप आपको सीआरआर अच्छे से पता लग गया होगा। फिर से मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। सीआरआर क्या है? ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये याद रखना कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। और करंट की जो चल रही है वो 3% है। और ये 3% जो कैलकुलेट होता है ये एनडीटीएल पर कैलकुलेट होता है, यानी कि डेली की डेली एनडीटीएल चेंज होती है तो डेली का जो सीआरआर अमाउंट है वो भी चेंज होगा। मान लो कि आज 30 करोड़ है, हो सकता है कल बैंक की एनडीटीएल बढ़ जाए, लोग ज्यादा डिपॉजिट कराने आ जाए, तो फिर ऑब्वियस है। तो अब अगर अगले दिन 1500 करोड़ हो गया तो अगले दिन तो फिर 45 करोड़ हो जाएगा जो सीआरआर की अमाउंट है। इसी तरीके से डेली बेस पर चेंज होती रहती है, कभी कम ज्यादा ये सब होती रहती है। और ये आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42(1) में डिफाइन किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पर ही एप्लीकेबल है। इसकी ना तो कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। और आरबीआई इस पर कोई इंटरेस्ट पे भी नहीं करता, और बैंक को हर 14 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आरबीआई को देनी होती है। अब आगे मैं देखो एग्जाम्पल के साथ इसको बताती हूँ कि मान लो कि जो बैंक की एनडीटीएल है वो एक दिन की आज की मान लो 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ पे 3% कितना हो जाएगा? 3% ऑफ 1000 करोड़ कितना हो जाएगा? 30 करोड़। अब 30 करोड़ तो बैंक ने आरबीआई को दे दिया, तो बाकी का जो बैंक के पास कितना अवेलेबल बैलेंस रह जाएगा? 970 करोड़, यानी कि 970 करोड़। अब फिर आरबीआई ने क्या सोचा कि चलो हम जब आरबीआई की कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये हर कुछ टाइम बाद रिव्यू की जाती है कि फिर आरबीआई ने सोचा चलो सीआरआर को हम 5% कर देते हैं। अब 5% ऑफ 1000 करोड़ कितना हो जाएगा? 50 करोड़। अब 50 करोड़ हो गया तो अवेलेबल बैलेंस हो गया 950 करोड़। पहले जब 3% था तो बैंक के पास पैसा ज्यादा था, 970 करोड़ था। और जब 5% हो गया, जब आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया? 950 करोड़। यानी कि अगर सीआरआर कम है तो बैंक के पास पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो बैंक लोन भी लोगों को ज्यादा देगा और मार्केट में मनी फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आरबीआई ने सीआरआर के रेट को बढ़ा दिया, 3% से 3.5% कर दिया, 4% कर दिया, जितना भी कर दिया, तो बैंक के पास
पैसा कम हो जाएगा क्योंकि बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ जाएगा। अब ज्यादा पैसा देगा तो फिर वो लोन भी कम देगा, लोन कम देगा तो मार्केट में मनी भी कम हो जाएगा। इसका मतलब जो सीआरआर का, कैश रिजर्व रेशियो का जो नेचर है वो मनी फ्लो के साथ इनवर्स रेशियो है। अगर सीआरआर इंक्रीज होगा तो मार्केट में मनी फ्लो भी डिक्रीज होगा, और अगर सीआरआर डिक्रीज होगा तो मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसका नेचर कैसा है? रिवर्स नेचर है। आई होप आपको ये सीआरआर के बारे में अच्छे से मैंने विद एग्जांपल के साथ समझाया, अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हमारा सीआरआर तो हो गया। सीआरआर के बाद हम करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हम सारा एक ही दिन में नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम सारा करेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम दो दो पॉइंटर्स रोज उठाते हैं, डेली के दो दो करते हैं और फिर जल्दी भी हो जाएगा, मतलब 4-5 दिन में सारा कंप्लीट भी हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है तो ये भी भाई रेट ही है एक तरीके की। ये भी बैंक को मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन किसके पास मेंटेन करनी पड़ती है? सीआरआर तो आरबीआई के पास मेंटेन कर दी, अब क्या एसएलआर भी आरबीआई के पास मेंटेन करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये जो रेट है, ये बैंक को आरबीआई के पास नहीं अपने पास ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि इसका जो पैसा है वो बैंक को अपने पास एक अलग से रखना पड़ता है। बैंक इस पैसे को ना तो यूज कर सकता है, ना तो वो किसी को लोन दे सकता है, ना फिर वो किसी और काम से यूज कर सकता है। तो एसएलआर इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विथ इटसेल्फ। एसएलआर जो है वो अमाउंट है जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कौन से हो गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, अपने पास ही मेंटेन करके रखते हैं। सीआरआर में क्या था? वो आरबीआई के पास मेंटेन करते थे, लेकिन एसएलआर में ये अपने पास ही मेंटेन करते हैं। अभी जो करंट की जो एसएलआर चल रही है वो चल रही है 18%। अभी 18% चल रही है और ये 18% किसका होगा? एनडीटीएल का 18%। यानी कि अगर बैंक की एक दिन की एनडीटीएल अगर 1000 करोड़ है तो 18% उसका हो गया 180 करोड़। तो 180 करोड़ बैंक अपने पास अलग से रखेगा और वो उस पैसे का यूज बिल्कुल अपने यूज के लिए, जैसे कि लोन के लिए या किसी और पर्पज के लिए, बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। अब ऐसे ही अपने पास रखते क्यों है? कभी फ्यूचर में इन केस बैंक में मनी की शॉर्टेज हो जाए या फिर बैंक डूब जाए, एनपीए हो जाए, तो फिर उस टाइम पर यही मनी काम आता है जो कि लोगों को रिटर्न करता है। ठीक है। और ये मेंशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 में। जो सीआरआर था वो आरबीआई एक्ट में मेंशन था और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मेंशन है। The share of NDTL that a bank must maintain with itself in cash and liquid assets। एनडीटीएल का ही शेयर है एसएलआर भी, यानी कि जो एसएलआर है वो भी एनडीटीएल पे ही काउंट होती है। दैट अ बैंक मस्ट मेंटेन विद इटसेल्फ, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जो सीआरआर है वो बैंक आरबीआई के पास मेंटेन करना रखता है और एसएलआर अपने पास ही मेंटेन रखता है। इट्स इन कैश एंड लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, जैसे गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। तो या तो वो कैश में कर सकता है, लिक्विड एसेट्स में कर सकता है। SLR is calculated on a daily basis of NDTL। अब CRR भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती थी। ये डेली बेस पे कैलकुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि जो एनडीटीएल वो तो डेली चेंज होता रहता है, तो अगर वो एनडीटीएल डेली चेंज होता है तो ऑब्वियस है अब इसके जो एसएलआर या सीआरआर के अमाउंट भी डेली चेंज होंगे। इसीलिए एसएलआर को भी डेली बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल। एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में ही एप्लीकेबल है। इसकी भी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है बट हैज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 40%। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 40% है, यानी कि जो आरबीआई है वो इस रेट को 40% से ऊपर नहीं कर सकता। और मिनिमम लिमिट यानी कि 0% भी कर सकता है और जो लास्ट है वो 40% है। मेंटेन इन कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जो एसएलआर है वो कैश में भी मेंटेन कर सकते हैं, गोल्ड में भी मेंटेन कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? इसकी मैं और आगे और वीडियोस बनाऊंगी
उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये एक ट्रेजरी बिल होते हैं। इसका जो अमाउंट है ना वो बैंक्स डिसाइड करते हैं कि एक, मान लो कि एक पेपर है, सपोज ये बना दी, एक 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बना दी। अब वो 10 लाख, और इसका जो, इस पेपर का जो अमाउंट है ना वो बैंक डिसाइड करेंगे कितना है। और इसकी एक वैलिडिटी होती है, इसकी एक डेट होती है कि ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगी या 10 साल के लिए वैलिड रहेगी, और ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी और डीप में मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बताऊंगी कि क्या होती है, लेकिन वो अभी और मेरी दूसरी वीडियोस में आपको पता लगेगा। तो ये था एसएलआर। एसएलआर क्या है कि बैंक अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 में मेंशन किया गया है। एसएलआर को भी एनडीटीएल के बेस पर ही काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और ये सारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में एप्लीकेबल होते हैं। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और मैक्सिमम लिमिट इसकी 40% है। और ये कैश में भी मेंटेन करी जा सकते हैं, गोल्ड में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी में भी बैंक जो है मेंटेन करके रख सकता है। लेकिन सीआरआर को सिर्फ और सिर्फ कैश में ही मेंटेन किया जाता है। अभी देखो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अभी मान लो कि जो बैंक की एनडीटीएल है वो है 1000 करोड़। बैंक की एनडीटीएल 1000 करोड़ है, तो सीआरआर 3%, तो सीआरआर हो गया, यानी कि 3% हो गया, 30 करोड़ तो इन्होंने आरबीआई को दे दिया। फिर उसके बाद एसएलआर कितनी है, 18%, तो 18% 1000 करोड़ पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 18% कितना हो गया, 180 करोड़। अब जब इनको माइनस करेंगे तो अवेलेबल अमाउंट बैंक के पास कितना रह जाएगा, 790 करोड़। यानी कि हमने सीआरआर भी कैलकुलेट कर ली, एसएलआर भी साइड में रख ली। अब जो बैंक के पास जो पैसा रह गया वो 790 करोड़ रह गया। और ये 1000 करोड़ क्या था, ये बैंक की एनडीटीएल थी। फिर मान लो कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम एसएलआर को इंक्रीज कर देते हैं, 18% से 25% कर देते हैं। अब एसएलआर होगी 25%। अब 1000 करोड़ का 25% कितना हो गया, 250 करोड़। और सीआरआर भी मेंटेन करनी है तो 30 करोड़ ये हो गया। तो अवेलेबल अमाउंट अब बैंक के पास कितना रह गया, 720 करोड़। पहले जब एसएलआर कम थी तो फिर बैंक के पास पैसा ज्यादा था, और जब एसएलआर को इंक्रीज, रेट को इंक्रीज कर दिया, तो बैंक के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि इस केस में, ऊपर वाले केस में तो बैंक जो है पैसा ज्यादा है तो लोन भी ज्यादा देगा, और नीचे वाले केस में जब एसएलआर के रेट को इंक्रीज कर दिया तो बैंक के पास पैसा कम है तो वो ऑब्वियस लोन भी कम देगा। यानी कि मार्केट में क्या होगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा। जब एसएलआर कम थी तो मनी फ्लो ज्यादा था। जब एसएलआर को बढ़ा दिया गया तो फिर मनी क्या हो गया, बैंक के पास कम रह गया। यानी कि इसका भी जो नेचर है वो मनी फ्लो के साथ इनवर्स नेचर है, कि अगर एसएलआर के रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो फिर मनी फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर एसएलआर के रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसका भी नेचर इनवर्स है, जैसे कि सीआरआर के केस में था, सेम। यानी कि इन दोनों का जो मनी फ्लो के साथ नेचर रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, कि अगर हम एसएलआर को या फिर सीआरआर को किसी भी एक को इंक्रीज करेंगे तो बैंक के पास अमाउंट कम हो जाएगा। अमाउंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस है मनी फ्लो भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से कि अगर एसएलआर को या सीआरआर को, इन दोनों में से किसी एक को भी या फिर दोनों को ही कम कर देंगे तो बैंक के पास पैसा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो मनी फ्लो भी ज्यादा हो जाएगा। अब वो ऐसे कम ज्यादा करते ही क्यों, उनको जरूरत ही क्या है। अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है तो मार्केट में किस क्या है कि मनी मनी की कमी हो रही है, पैसों की कमी हो रही है। तो इस केस में आरबीआई ने पिछले साल क्या किया था कि जो एसएलआर और सीआरआर की रेट है वो कम कर दी थी। क्यों कम कर दी थी, ताकि मार्केट में पैसा ज्यादा हो, बैंक के पास पैसा ज्यादा हो, और जो बैंक है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके। इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई थी गवर्नमेंट ने, कि मतलब जो रोड साइड वर्कर्स होते हैं, रोड साइड जो दुकान लगा के बैठते हैं रेडी, उनके लिए कि वो बैंक ज्यादा से ज्यादा उनको लोन प्रोवाइड करे। तो उस केस में क्या किए थे, पिछले साल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो एसएलआर और सीआरआर की रेट है वो कम कर दी थी, और अभी तक वही चल रही है। ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। सीआरआर में क्या होगा कि बैंक जो है वो
किस आरबीआई के साथ मेंटेन करेगा, और एसएलआर में बैंक जो है वो अपने पास ही वो पैसा मेंटेन करके रखेगा। और जो सीआरआर डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनडीटीएल, और एसएलआर भी डेली बेसिस पर ही कैलकुलेट होती है। जो सीआरआर है वो मेंशन की गई है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 के सबसेक्शन 1 में, ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। और जो एसएलआर है वो मेंशन की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 में। सीआरआर की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन एसएलआर की मिनिमम लिमिट तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 40% है। यानी कि जो बैंक है वो 40% से ऊपर इसकी रेट को नहीं बढ़ा सकते। और जो सीआरआर है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये सिर्फ और सिर्फ कैश में ही मेंटेन किया जाता है। और जो एसएलआर है वो कैश में भी मेंटेन किया जा सकता है, गोल्ड में भी किया जा सकता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी किया जा सकता है। और सीआरआर का मनी फ्लो के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरीके से एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का भी मनी फ्लो के साथ इनवर्स ही रिलेशन है। तो ये तो था सारा एसएलआर और सीआरआर के बारे में। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं और भी सारा कराऊंगी तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब मिक्सअप हो जाएगा। ये मैं दो क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप ये जरूर पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बताऊंगी कि आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उनको पता लग सके कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर, ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि मैं पहले उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।